बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। वैसे आजकल तो मुस्बत सोच और भरपूर अंदाज में दिन का आगाज़ करने के लिए ना आपको बहुत ठंडक चाहिए बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए। सही बात है, क्योंकि मौसम जो है वो सबके सामने ये जो सूरत हाल है, गर्मी शदीद है और ये वक्त के साथ साथ और इसमें इजाफा होता जा रहा है। अभी आजकल तो क्या प्रेडिक्शन आ रही है शहरबानो महकमा मौसमियात वाले? अभी तो कहा जा रहा है कि गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत को बरकरार रखे होगी और जून का महीना जो है थोड़ा मुश्किल से गुजरेगा, लेकिन साथ साथ बारिशें भी होंगी। तो दुआ करें कि बारिशें जल्द हों। और जुलाई से तो वैसे ही मानसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक अपना ही मसला होता है, उसमें इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस नहीं आ रही। मैं एक और बात बताऊं शहरबानो, ये लाहौर वालों के लिए बिलखसूस बड़ा इम्तिहान है। आई एम श्योर कराची में भी शायद ऐसी ही कोई सिचुएशन हो। ये ह्यूमिडिटी की जो आप बात करें ना, उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, गर्मी और लगती है। अच्छा, इस्लामाबाद वालों को जरा सुकून है, पहाड़ी इलाका है ना। हाँ, लेकिन दिन में गर्मी है। दिन में वहाँ पे भी वहाँ के कुछ नेटिव्स थे, मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो भी इतनी शिद्दत जो है मौसम में वो महसूस कर रहे हैं। गर्मी वहाँ पे भी दिन में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे शाम के टाइम मौसम इतना ज़बरदस्त होना शुरू हो जाता है कि ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, तो वो काबिल बर्दाश्त है वहाँ पर। लेकिन नज़ीम, घरों में एसी लगाने पड़ते हैं फिर भी, क्योंकि जितने मेरे रिलेटिव हैं उनसे पूछा जाए तो उन्होंने भी एसी लगाए होते हैं। और गर्मी जो है ज़ाहिर इस्लामाबाद कोई दूर तो नहीं है, इतना थोड़ी फ़र्क है, लेकिन 1-2 डिग्री का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ, थोड़ा हाइट पे है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो और ग्रीनरी भी ज़्यादा है। बिल्कुल, ऐसे ग्रीनरी का बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप दरख्त लगाएं, दरख्त बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अहम स्टोरी की। हमारे मुल्क में जहां पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिसर जो हैं, अक्सर हमने देखा कि वो तनकीद का निशाना बनाए जाते हैं और वो कुछ बनते भी हैं, उनकी हरकतें भी ऐसी होती हैं। मगर कुछ ऐसी मिसाल आज मिली है जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इंसानियत पर ईमान और बढ़ जाता है जब ऐसी मिसालें आप देखते हैं, और अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा काम करें तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनकी फ़राइज़ में शामिल है। लोगों का ख्याल रखना, जब वो ओथ लेते हैं तो वो ये तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन बाद में मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो मिसाल कुछ ये है कि एक SHO जो मौजूद थे वहाँ पर, एक मुलजिम था। मुलजिम जब पकड़ा जाने लगा तो उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी तरीके से पुलिस के हत्थे ना चढ़ूँ, मैं अस्पताल चला जाऊँ। लेकिन इतना उसका ब्लड जो है वो ज़ाया हुआ कि उसकी जान को ख़तरा हो गया। उसके बाद ये जो SHO थे, इन्होंने अपने खून से उनकी हेल्प की, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था। तो SHO ने अपना खून उस मुलजिम को दिया, और आप देख सकते हैं ये विजुअल्स भी कि किस तरह से वो ट्रांसफर करते हैं कि किसी की आपने हेल्प करनी है ना, जान बचानी है। बहुत अच्छी बात है। और वैसे कहा यह जाता है कि नफरत आपको उस जुर्म से होनी चाहिए, ना कि उस शख्स से। बिल्कुल, इंसानियत को बचाना जो है वो पहला अवलीन फरीज़ा है, नो डाउट। और ये जो SHO है मुतल्लिका, जिनकी जानिब से ये एक ऐसा कदम उठाया गया और इन्होंने अपने खून का दिया देकर उस मुलजिम की या मुजरिम की जान बचाई है, तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। और इस तरह से ये कि पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज बनता है और लोग खौफ नहीं खाते हैं उनसे। तो बहरहाल जी, ये एक अच्छा इक़दाम पुलिस का। और अब सियासत की बात कर लेते हैं प्रोग्राम में, और आपको ये बताते हैं कि जी अदम इस्तेहकाम का जो एक तासुर है वो बरकरार है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी डेडलॉक के बायस तलखियाँ कम होने के बजाय बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि जी ईद के बाद हुकूमत PTI के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने जा रही है। गद्दारी समेत नए मुकदमात बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जाने जब हम देखते हैं तो PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने में लगी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते बढ़ रहे हैं। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ये कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक सब्र तहम्मुल के साथ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हुकूमत के खिलाफ एक मौसर तहरीक चलाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। बिल्कुल, आमिर इलियास राना साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको राना साहब। इतला तो ये आ रही है कि ईद के बाद हुकूमत PTI के खिलाफ मजीद शिकंजा जो है वो सख्त करने जा रही है और गद्दारी के मुकदमात बनाने जा रही है, इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं। तो ईद के बाद सियासी सूरत हाल कितनी संगीन होती देख रहे हैं आप? जब मार्च आता है तो कहते हैं डबल मार्च। ईद आती है कि तो फिर बकरा ईद पे कहते हैं जी डबल कुर्बानी होगी। तो आप और हम उसी पे लगे हुए हैं। तो फिर दिन तो एक ही जैसे है ना। अगर एक पार्टी सख्ती में है और वो सख्ती के ऊपर मजबूर कर रही है गवर्नमेंट को और इदारों को कि वो बार बार मुल्क की सलामती के इदारों के साथ खेलती है। और बिल्कुल उसमें एक अच्छी छोटी सी खबर यह है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला किया। अच्छा। लेकिन उस खत में ये लिखा जा रहा है, जो PTI की तरफ से ही दी गई है, कि आप हमारा मैंडेट हमें वापस करें। मतलब बात वहीं पे खड़ी है, तो फिर क्या खत लिख के कर लेंगे आप।
तो जो मौजूद हैं उनसे बात करनी होगी। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की 2 अदालतों में जमानत लगी हुई है और सेशन कोर्ट से उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और वहां मियां गुल औरंगजेब देखेंगे। ये खबर बन सकती है कि अगर उनकी जमानत हो जाए आज, और फिर वो एक सीबीएम ही कहलाएगा। वापस दिलाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है सर। मैं आ रहा हूँ, मैं कहा ये फिर सीबीएम कहलाएगा कि कोई रास्ता खुला है बातचीत का। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट इसमें फर्दर आएगी आगे, मेरे ख्याल में वो खत लिख दें, वो उससे इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं जो कि नहीं होंगे, उनको बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। तो ये जाहिर है वो या कह देंगे या खत भिजवा देंगे गवर्नमेंट के पास, और किसी के पास नहीं जाएगा। और बातचीत फौज भी कह चुकी कि आपको पहले अपना जुर्म यानी 9 मई के ऊपर माफी मांगनी होगी और फिर आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें। ये जो सख्तियां हैं, ये जो पर्चे हैं और जो नए पर्चों के आप नवीद सुना रहे हैं, ये सब उससे रिलेटेड हैं जो कौमी सलामती के इदारे खुद ISPR और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज कहती है कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। रास्ता तो खुद सामने रख दिया गया PTI के, और आसान रास्ता है कि माफी मांगें और वापस आ जाएं। ये माफी इमरान खान साहब के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपको जुर्म कबूल करना पड़ेगा। आप एक सांस में कहते हैं कि हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, दूसरे सांस में कहते हैं जब मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, जब मुझे कमांडोज गिरफ्तार करेंगे। तो वहां से बात बढ़ नहीं रही। अब ये फैसला इमरान खान को ही करना है कि वो समझते हैं कि गंडापुर साहब उन्हें लोगों के जोर पे रिहा करा लेंगे। वो लोगों के जोर पे सोच रहे थे 25 मई 2022 को कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, वो नहीं कर सके। लोग KP से साथ नहीं आए थे। अब गंडापुर साहब भी शौक पूरा कर लें, ये बातचीत से ही तय होना है। ये 2018 में भी मैंडेट के ऊपर क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इदारों पे चढ़ाई कर दी थी। गंडापुर तो नहीं, लेकिन मौलाना कोई किरदार अदा कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि ये भी बातें सामने आ रही हैं कि एक हुकूमत मुखालिफ मुनज़्ज़म अंदाज में अब तहरीक चलाई जाएगी। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान मार्च भी कर सकते हैं, लोगों को भी ला सकते हैं, ये दोनों मिल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की अपनी शरायत है ना, उनका जो ख्याल मैंडेट का है वो तो KP से गया है ना, बलूचिस्तान से तो उन्हें MNA बना दिया गया है। कोई मसला नहीं है, उनके लोग जीते भी हैं, तीसरी पार्टी है वो वहां पे जी। वहां पे पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI है ना, 3 बड़ी पार्टियां। तो जहां से मैंडेट गया तो वो गिला किससे करना चाह रहे हैं? वो गिला अगर फौज से कर रहे हैं तो मैंडेट दिया किसको गया है? और अगर वो मैंडेट PTI को दिया गया है तो फिर PTI किस चीज का गिला कर रही है? फिर तो सबको दिया गया ना कुछ हिस्सा, कि आप सब बैठ जाएं अपने अपने इक्तदार में। अब खान साहब को ये तय करना है, मौलाना फजलुर रहमान को वो लिख के देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लिख के तो सब कुछ दिया जाता है सियासत में, और फिर कह दिया जाता है कि ये कोई हदीस और कुरान तो नहीं है, मुआहदे तो होते हैं और टूट जाते हैं। आसिफ अली जरदारी कोई दूर की बात तो नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान के बड़े पर्सनल दोस्त हैं। तो मौलाना जो गारंटियों में बांध रहे हैं तो वो अपने लिए बांधेंगे, वो इसलिए नहीं बांधेंगे। वो तो आज अगर पीपल्स पार्टी को कह दे PTI के जी हम आपके साथ इक़्तिदार में जाना चाहते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी के गले पड़ जाएगी कि उन्होंने सदारत भी क्या लगता है कि मौलाना मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलेंगे या फिर वो दोबारा से पलट जाएंगे? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की अपनी डिमांड्स हैं, पलटने की बात नहीं है, ये सियासत है। ये इमरान खान है जो जिद लगा के बैठ गए हैं कि बात करनी है तो फौज से, और प्यार करना है तो फौज से, लड़ना है तो फौज से, गद्दारी बनानी है तो फौज से। ये अब फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात कर रहे हैं, खुल के करते हैं, लेकिन इदारों पे हमले नहीं करते। ये बड़ा फर्क है सियासत में समझने का, कि नाराजगियां होती हैं, अपने अपने गुस्से का इजहार किया जाता है और फिर अपने लोगों को गरमाया जाता है, लेकिन अपने लोगों को अपने इदारों पे नहीं चढ़ाया जाता। नरेंद्र मोदी ने तीसरी दफा वजारत की कुर्सी संभाल ली है और उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से उनको मुबारकबाद दी गई है। एक तो ये मुबारकबाद आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने अपने हल्फ बर्दारी में बाकी तमाम मुल्कों को दावत दी, जितने सारे मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी। अगर ये लोग पहले मुबारकबाद देते, दोनों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तो यहाँ से प्रोपेगेंडा शुरू होना था कि ये दावतनामा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ओथ के बाद मुबारकबाद दी और बड़ा खुला मैसेज नवाज शरीफ की तरफ से चला गया सही कि अमन ही इस खित्ते का है और इसकी तरफ जाना चाहिए। मोदी ने भी जवाब दिया है। और इस सच्ची बात यह है कि हम और आप जितने मर्जी जज्बाती हो जाएं, वहां यूरोप में सलीबी जंगें भी हुई और वहां क्या क्या नहीं हुआ, और बाद में सबने सुलह की और एक दूसरे के लिए बॉर्डर खोल दिए। मैं ये नहीं कह रहा बॉर्डर खोल दें, लेकिन अपने खित्ते की गुर्बत खत्म करने के लिए चाइना को सामने रखें कि वहां मार पिटाई बॉर्डर पे बिल्कुल हो रही है, इंडिया के साथ क्या वो कर रहा है, लेकिन तिजारत बंद नहीं हुई। हमारे यहाँ हमने मकबूजा कश्मीर
का उनका आईनी रोल बदलने के बाद ऐसी गुस्से में फैसले किए। एक तरफ तो हम सहूलतकार थे मेरी नजर में कि हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया स्पेशल कि जब उन्होंने वो बदला तो हम कोई मौसर किरदार दुनिया में लॉबिंग करके करते। उस वक्त खान साहब वर्ल्ड कप जीत के आए जब मोदी ने आइन में अपने जो तरमीम का था इख्तियार उसे इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर का अपने तय स्टेटस बदल लिया, लेकिन ये आलमी मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है स्टेटस। तो हमें भी चाइना की तरह मसला कश्मीर को सामने रख के और बाकी मामलात पे आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे लिए खित्ते के लिए बेहतर होगा। मैं खुद बड़ा जज्बाती रहा हूँ एक जमाने में इंडिया के हवाले से, लेकिन जब बंदा देखता है कि हकायक क्या हैं, हमें बहुत सारी चीजें दुबई के रास्ते इंडिया की मंगवानी पड़ती है, यहाँ से वहां जाती हैं चीजें, ये चीजें महंगी पड़ती हैं। तो जो चीजें फिर हम जो ट्रांजिट ट्रेड है जो चाइना ने शुरू कर दी अफगानिस्तान के साथ भी, हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने सिक्योरिटी राणा साहब अब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं मोदी भारत के, तो आपको क्या लगता है इस बार कोई मुख्तलिफ नरेंद्र मोदी सामने आएंगे या वही एक जो जीनोफोबिक माइंडसेट है जो पाकिस्तान मुखालिफ एक तहरीक चलाई जाती है और वोट लिए जाते हैं वही चलेगा? देखिए, उन्होंने अब भी 70 रुकनी काबीना में कोई मुसलमान वजीर नहीं रखा मोदी ने, तो उनकी माइंडसेट को तो नहीं मैं कह रहा बदलने का। बात ये होती है कि आप अपने खित्ते में क्या रोल प्ले कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी तरफ से क्या मैसेज गया है। जहां अमेरिका बात करता है, जहां यूरोप बात करता है, तो पाकिस्तान जवाब दे सकता है कि जी आप बताएं हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। गुडविल जेस्चर भी दे दिया, रास्ता भी बनाया है। वहां से नहीं आता तो ये तो नहीं ना कह रहे कि उनके पैरों में जाके पड़ जाएंगे आप, खुदा ना खास्ता, ये नहीं है। लड़ने की भी बात हमारे पास अपनी तमाम दिफाई सलाहियतें मौजूद हैं कि हम वक्त आने पे उनका इस्तेमाल करते भी हैं, दुनिया को दिखाते भी हैं। लेकिन यही वो स्टेट्समैनशिप होती है, कौमें आगे बढ़ने के लिए ऐसे फैसले करने के लिए तैयार रहती हैं कि अपने खित्ते में लोगों को बचाने के लिए बकाए बाहमी के तहत अमन का मामला होना चाहिए। तो जैसे हमने अफगानिस्तान के लिए बड़ी कोशिश की, एक मिनट, अफगानिस्तान के लिए हमने पूरी कोशिश की। अब अगर वो अमेरिका के साथ किए हुए मुआहदे जिसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल था, बच्चियों की तालीम जिसमें सारी ब्रेक लगी है, वो नहीं मान रहे, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनसे कहें कि हम नाराज हैं, लेकिन हमने खामोशी इख्तियार कर ली ना कि हम आपके वकील नहीं बन सकते दुनिया में। उन्होंने जो इमरान खान की पॉलिसी में हमारे पास टीटीपी के लोग लाए, उन्होंने हमारे यहाँ गड़बड़ पैदा की, उनकी सहूलतकारी वहां जारी है। हमने हर सतह से आखिरी पैगाम हमारे सेक्रेटरी दाखिला 2 हफ्ते पहले जाके उनके वजीर दाखिला को पहुंचा के आए हैं कि ये सबूत है और ये वो लोग हैं जो आपके यहाँ बैठते हैं और हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं। तो हम उनके साथ लड़ नहीं रहे, हम उनको बता रहे हैं। यही इंडिया के साथ मामला है। हम अपने बॉर्डर्स पे अमन तो जरूर चाहेंगे, क्यों हम लड़ाई चाहें, भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे इस तरह से जैसे सलाम दुआ और मुबारकबाद दी गई है। देखें, कोशिश होती है ये, इसको आप वो नहीं कर सकते। हो सकता है मोदी की तरफ से कोई आगे हो, बैकग्राउंड में हमारे मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएं, बातचीत शुरू हो, आखिर कभी तो सेटल होना है। जवाब तो आया, ये तो क्लियर जवाब तो उनकी तरफ से आया, मोदी साहब की तरफ से जवाब तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया। वो सिफारती सतह पे कहने को होता है कि कुट्टी कोई नहीं हुई हमारी, वो चल रही है। लेकिन हम फैसला उन्होंने एक अपने लिए किया, हमने अपने लिए किया उस वक्त हुकूमत ने, कि हमने तमाम तर बातचीत राहदारियां सब इंडिया के साथ बंद कर दी। अब हमारे यहाँ बात होती है, उनके यहाँ होती है, इसको वक्त लगता है। देखें, 77 ईयर्स हो गए इन चीजों को हम लेके चल रहे हैं, कभी गम कभी खुशी, दोनों तसुरात चलते हैं। इंडिया के साथ मामलात में बहुत मामला फहमी की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है कि ना। राणा साहब, आपको लगता है अभी इक़्तिदार में अगर कांग्रेस जमात होती वहां पे या राहुल गांधी अगर वजीर आजम बनते तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है? नहीं, ये मैं इन लोगों से बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करता जो समझते हैं कि अगर कांग्रेस की जो आज की बड़ी लीडर हैं, जो मतलब मारी गई इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कहा था बांग्लादेश पे कि आज मैंने खलीजे बंगाल में नजरिया पाकिस्तान डबो दिया। आप उनको इस तरह मत देखें कि वो पार्टी हमारे साथ है और ये पार्टी नहीं है। उनके पाकिस्तान के बारे में नजरियात एक जैसे हैं, लेकिन खित्ते में अमन बहाल करने के लिए, बातचीत का रास्ता खोलने के लिए जब भी बात होनी चाहिए, क्या इमरान खान नहीं कहते थे कि बस अब ये इलेक्शन जीत जाए मोदी पिछले इलेक्शन में तो हमारे मामलात बेहतर हो जाएंगे? क्या बेहतर हुए? और गड़बड़ होगी। ये करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि आप दुनिया में जब बैठे कहीं पे तो आप अपना केस पेश कर सकते हैं कि हम पे जो इल्जाम ये पॉइंट आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। सर, अब मुल्की मामलात पर एक दफा फिर से आते हैं। बजट आ रहा है, आपको क्या लग रहा है किस तरह का बजट होने वाला है? कोई रिलीफ मिलेगा इस बार? कोई तवक्को करे अवाम या अवाम पर बम गिरने वाला है? कभी बचपन में जब हम बजट पीटीवी पे आया करता था ना, तो 2-3 चीजें हुआ करती थी कि सैलरी कितनी बढ़ रही है, पेट्रोल में कमी बेशी कितनी होनी है,
और बस खत्म। अब आप मुझे बताएं, सारा साल तो बजट आता है, सिर्फ इस बजट में ये कैफियत बदलेगी कि जो IMF ने हमें कहा है कि अगर आपको अगला प्रोग्राम लेना है तो ये चीजें अपने बजट के अंदर कानून साजी कर दीजिए ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ जाएं। सही। तो उसके अंदर पब्लिक की तो ठुकाई है और तो कुछ नहीं है, कोई अच्छाई तो हो ही नहीं सकती। जब आप कर्ज लेने हो, सूद अदा करने के लिए कर्जे लेने हो, तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि रिलीफ के रास्ते ढूंढे। देखें, चाइना के ऊपर आके खामोशी है और मुझे यकीन है कि उससे एक अच्छी खबर 2-4-5 दिनों में, जो हमने उनसे कर्जों की बात की हुई है कि उसको रीशेड्यूल लंबी मुद्दत के लिए कर दें तो हमें एक रिलीफ मिलना है। यही वो चीजें हैं जो बजट में अगर कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी और आसानी कर सकती हैं। अदरवाइज तो हम वो कहते हैं ना कि कमर कस, और हम कितनी कमर कस। फिर मरियम औरंगजेब क्यों ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान एशिया का वाहिद मुल्क है जहां महंगाई सबसे ज्यादा तेजी से कम हो रही है? वो बहुत अच्छी बात कर रही हैं, वो दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन यही मुल्क था जिसमें 1 साल पहले सबसे ज्यादा महंगाई थी। तो कौन सा कारनामा अंजाम दिया जब वापस ही आ रहे हैं ना। असल महंगाई नवाज शरीफ के दौर की जिसका दावा किया और जो कोशिश ये कर रहे हैं तो उसको लाए ना। ये वो नहीं है कि जी, मतलब बढ़ाई भी तो आप लोगों ने ना, आप ना हुकूमत करते PDM में, आप ना इतनी 40% पे महंगाई लेके जाते कि अब आप 11% पे आके बात कर रहे हैं। तो उस वक्त अगर आप इलेक्शन करा लेते स्टार्ट में तो फिर ये काम ना होता। मरियम औरंगजेब जो बात कर रही हैं वो आज की कर रही है ना। हमें तो ओवरऑल देखना है कि भाई महंगाई भी फिर आपकी वजह से हुई थी ना। आप चाहे मुल्क को बचाने के लिए निकले थे, लेकिन आवाम तो तली गई ना उसके अंदर। राना साहब, जो बजट आ रहा है ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि 35 से बढ़ाकर 45% जो डायरेक्ट टैक्स की शरह ना वो बढ़ा दी जाएगी, और हुकूमत जो है कारोबारी तबके को छोड़कर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने जा रहा है। तो तनख्वाहदार तबका पहले से ही टैक्स दे रहा है, तनख्वाह में भी दे रहा है, जितनी चीजें हम खरीदते हैं उसमें अलग टैक्स है, कपड़ों पे अलग टैक्स है, खाने पे अलग टैक्स है। अब हवा पे भी लगने हैं और पे भी लगेंगे। सूरज की एनर्जी है उसके ऊपर भी सोच विचार हो रही है कि फिर हमारी तो छुट्टी है जाए। लेकिन तनख्वाहदार तबके ने सबक याद कर लिया, उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। आप और हम सब शामिल हैं। हम सब के लिए तो यही है कि जी मजीद बंदे बढ़ाओ, कि छितर बढ़ाओ, जल्दी करो ताकि हम जाके नौकरी भी कर सकें और फिर टैक्स भी अदा कर सके। क्योंकि हमसे तो जबरदस्ती ले लिया जाता है ना, बदले में तो कुछ नहीं दिया जाता। वो जो आप और हम बात कर रहे हैं कि जी हमसे ये भी ले लिया जाता है, आप उस मजदूर की भी बात करें जो दिहाड़ीदार है और वो मोबाइल के फोन को तो चार्ज करता है ना, उसमें अपना बैलेंस डलवाता है, उससे कौन सा टैक्स नहीं लेते? सारे टैक्स लेते हैं हम। मसला यही हो गया कि टैक्स तो हम हर सूरत में हर चीज पे दे रहे हैं, लेकिन ये जो हुक्मरान या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इनके अल्ले तल्लों पे कोई कमी नहीं आ रही। जो तायुशात हैं उनकी वापसी की कोई बात नहीं हो रही, मराद की वापसी की कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, अगर ये हुक्मरान तबके पे एलीट क्लास की मराद वापस ले ली जाए ना, तो मैं और आप खुशी से मजीद टैक्स भी दे देंगे कि चलो अब सब शरीक है। मसला ये होता है कि हमसे तो टैक्स ले रहे हैं और बाकियों को छूट दी जा रही है। ये इशू है असल के अंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जितनी भी सियासी जो सूरत हाल है उससे रिलेटेड अपना तज्जिया दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बच्चों की। तो इस वक्त बच्चों के इम्तिहानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और स्कूल्स में छुट्टियां हो चुकी हैं। छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्ट में ये होता है कि चलो नाना घर या फिर पप्पो के घर, मामू के घर, वो कितनी देर होता है, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद वापस घर आना होता है। और वापस घर आने के बाद जो 2 महीने या 2.5 महीने होते हैं वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैंने वालिदैन को ये कहते हुए सुना है कि बहुत मुश्किल है, ना सोते टाइम पे, ना खाते टाइम पे हैं, ना कोई रूटीन फॉलो करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कोई गेम्स खेलते हैं। बस हम देख रहे हैं कि वो, क्योंकि ज़माना जो है वो डिजिटलाइज हो चुका हुआ है, तो मोबाइल, टैब्स और ये चीज़ें ही चल रही हैं। स्कूल काम भी तो दे देते हैं बहुत समर वेकेशन अब आजकल बहुत कम हो गया हुआ है, वो हमारे टाइम में। हाँ, अब तो आजकल तो ना होने के बराबर मिलता है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्कूल्स में टाइम पर काम करवा लिया जाता है और छुट्टियों में इतना अगर काम नहीं मिल रहा फिर तो बच्चों की पार्टी होगी। और ऐसे में काम हमारी तरह का होता तो वो भी खास नहीं था, वो हमें छापा ही मारना होता था लेकिन वक्त तो लगता था उसमें। तो किस तरह से छुट्टियों को प्रोडक्टिव बनाएं, वालिदैन को क्या करना चाहिए, बच्चों का वक्त ज़ाया मत हो, वक्त गुजारे, बेहतरीन गुजारें, उनकी छुट्टियां एंजॉय भी वो करें, लेकिन उसके साथ साथ वो कोई स्किल भी सीखें। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, माहिर तालीम सना सलीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम अजीम एंड शहबानू, हाउ आर यू बोथ? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। सना साहिबा बताइएगा, फिर बच्चे तो आजकल पार्टी होगी उनकी और पेरेंट्स जो हैं वो तंग हैं, तो क्या चाहिए? पेरेंट्स तंग इसलिए हैं क्योंकि पेरेंट्स की अपनी सोच थोड़ी सी प्रोडक्टिव नहीं रही अब। क्योंकि अब देखिए कि मेजॉरिटी जो पेरेंट्स होते हैं, जो हाउस होल्ड की जो रूटीन होती है उसके अंदर
वालिदैन जो है वो रात देर तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी जागते हैं और सुबह रूटीन जो है बच्चों की उसमें लेट उठते हैं। फादर्स तो चले काम पे चले जाते हैं, बट अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, मदर्स की बात करूं, तो वो लेट उठती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत लथार्जिक या आइडल हो चुकी हुई है। रूटीन पार्टी आप इस तरह कह सकते हैं बच्चे की बनती है क्योंकि अगेन थिंकिंग प्रोडक्टिव नहीं है बच्चे के पेरेंट्स की। तो अगर आप छुट्टियों को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, बीइंग अ पेरेंट यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग। एक नॉर्मल थिंकिंग से आपको अपनी थिंकिंग प्रोडक्टिव बनाना होगी, क्योंकि सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं हो जाता, या सिर्फ कर लेने से या पढ़ लेने से कुछ नहीं हो जाता। जब तक आप उसको अपने ज़हन नशीन नहीं कर लेते प्रोडक्टिविटी को, तब तक मेरा आप एक सवाल है। अब जैसे नॉर्मल रूटीन में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, ये वेकेशंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो थोड़ा लेजर टाइम होना चाहिए, रिलैक्स करें। क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। मुझे याद है कि मेरी वालदा शी वाज स्कूल टीचर बिफोर गेटिंग मैरिड, फिर तो हाउस वाइफ रही। मुझे याद है मेरी समर वेकेशंस पे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होती थी उसका एडवांस कोर्स पढ़ा देती थी वो, लेकिन हम बहुत इरिटेट होते थे एज अ बच्चे कि हम छुट्टियां होने के बावजूद भी पढ़ रहे हैं। देखिए, जो स्कूल का जो करिकुलम होता है ना, वो लॉ ऑफ रेपिटेशन पे चल रहा होता है। लॉ ऑफ रेपिटेशन में जो जो चीज़ें बच्चों ने पढ़ी होती हैं उसी से ही रिलेटेड आगे करिकुलम प्रोग्रेशन होती है ना। जो किताबें आप पढ़ के आए हैं उसी की एडवांस फॉर्म आपने अगली क्लास में पढ़नी होती है, वो करिकुलम प्रोग्रेशन होता है। अब हमारे यहाँ पे तकरीबन 80 to 90% स्कूल्स में जो सेशन ख़त्म होता है मार्च में होता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपका सेशन मई में ख़त्म होता होगा, लेकिन हमारे जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी स्कूल्स हैं उनके सेशंस मार्च में ख़त्म होते हैं, तो ऑलरेडी टर्म स्टार्ट हो चुकी होती है। अच्छा, समर ब्रेक ज़रूरी क्यों है? मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि ये बेसिकली एकेडमिक ब्रेक नहीं होती है, ये समर ब्रेक होती है। गर्मियों की वजह से तालीमी सरगर्मियों को कंटिन्यू रखना स्कूल में मुश्किल हो जाता है, गर्मी बहुत हो जाती है, गर्मी बहुत होती है। और जो आपको जो अगली टर्म का काम मिलता है, चले मैं अगर जिनका मार्च में सेशन स्टार्ट हुआ है या आपका भी सेशन सितंबर में स्टार्ट होना है, उसमें जो आपको अगली टर्म का काम या अगली क्लास का काम मिल रहा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बट वो एक परसेंटेज पे होता है। आपको जो तकरीबन 60% काम होता है वो करंट करिकुलम के अंदर से मिल रहा होता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। 20% उसमें जो होता है वो आपका क्रिएटिव होता है और 20% आने वाली टर्म। लेकिन समर वेकेशंस के अंदर जो काम मिलता है, अब जैसे शहरबानो बता रहे थे कि अब तो बहुत कम मिलता है, अब नहीं मिलता। हम लोगों को तो बचपन में बहुत मिलता था, लेकिन उसका फायदा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ फायदा होता। मैं एग्री करती हूँ आपसे। जो काम हमें मिलता था ना वो सिर्फ लिटरली वो कॉपी पेस्ट होता था, कॉपी पेस्ट छापा ही मारना था। उसकी रीज़न ये होती थी कि तब हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना एडवांस नहीं था, ट्रेनिंग्स नहीं थी इतनी। अब अगर आप देखें, इतने इतने अच्छे स्कूल्स हैं जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि हाउ टू डिज़ाइन अ हॉलीडे होमवर्क। अगर स्पेसिफिकली हम हॉलीडे होमवर्क की बात करें, मैं ऐसा नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होते हैं हॉलीडे होमवर्क, लेकिन अब जो हॉलीडे होमवर्क होते हैं वो मोनोटोनस नहीं होते हैं, कॉपी पेस्ट उसमें बहुत कम मटेरियल होता है। उसमें तकरीबन 70 to 80% रिसर्च बेस्ड प्लस क्रिएटिव वर्किंग उसमें दी होती है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे दौर में इतनी एडवांसमेंट नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। मैं कहूँगी कि ट्रेनिंग्स टीचर्स को बस यही होता था कि आपने बीएड कर लिया है, एमएड कर लिया है, टीचर्स आ जाते थे, उन्हीं में से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते थे, उन्होंने ही उसी पैटर्न पे हॉलीडे होमवर्क जो एक पुराने तरीके से डिजाइन। मुझे अभी आगे ये समझ आई, जब खुद पढ़ लिया, आप टीचर्स को देखते हैं, अपने बच्चों की टीचर्स को या फिर अपने बहन भाइयों के बच्चों की, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ग्रूम टीचर्स हैं। जब हमारा टाइम था तो टीचर्स तो बहुत अच्छे भी थे कुछ, लेकिन कुछ ऐसा लगता था कि बस खाना पूरी की जा रही है। हम ये भी नहीं कह सकते, उस दौर के लिहाज से वो टीचर्स अच्छे थे। हर दौर में जो टीचिंग फैकल्टी होती है या जो टीचिंग की फील्ड होती है वो एडवांसमेंट की तरफ है। वैसे हम बहुत पुराने नहीं हैं। मैं तो बहुत पुरानी हूँ। पुराने नहीं, मैं तो पुरानी हूँ। अगर आप मुझे माहिर तालीम कह रहे हैं तो यहाँ से अंदाजा लगाएं, मैं तो पुरानी हूँ। अगर मैं आपके दौर की भी बात करूँ, देखिए हर दौर में जो टीचर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके दौर के हिसाब से जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। अब क्योंकि जैसे कि आपने भी स्टार्ट में भी इंट्रो में कहा कि वर्ल्ड जो है डिजिटल हो गई हुई है, तो अब ट्रेनिंग के तरीक़ेकार, एक तो हमारी रसाई आसान हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सफोर्ड से ट्रेनिंग करानी है अपने टीचर्स की, तो आप ऑनलाइन आराम से करा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं कि आपको पे करना पड़ेगा, और टीचर्स को क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना, तो स्कूल थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। जैसे ना अभी अच्छे स्कूल्स की बात हो रही थी, हमारे प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली ये वाला सिस्टम है, फीस बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने उन्हीं जिन पेरेंट्स के बच्चे इस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं उनको ये गिला करते हुए सुना है कि हम बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, और जब इस तरह से वेकेशंस आती हैं तो वो बच्चे, हम नहीं चाहते घर रुकें, हम ये चाहते हैं कि वो स्कूल कुछ समर कैंप टाइप स्टार्ट कर दे उसी फीस के अंदर, कुछ ऐसी एक्टिविटी के बच्चे स्कूल जाएँ
और वहाँ पर कोई हेल्दी एक्टिविटी करें। बिल्कुल ऐसे ये समर कैंप उतने ही ज़रूरी हैं जितनी रेगुलर स्कूलिंग ज़रूरी है। मेरे पास 2 राय इसमें अवेलेबल होती हैं। एक पेरेंट बॉडी जो कि कम है, जो कहती है कि नहीं जी छुट्टियाँ हैं, बच्चों को रेस्ट करने दें, लेकिन एक पेरेंट ऐसा होता है जो कि ज़्यादा रेशो में मेरे पास है, जो कि कहते हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ प्रोडक्टिव हों, टाइम वेस्ट ना हो। देखिए 70-80% मदर्स जो है वो काम कर रही हैं, 30% हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की बहुत ज़्यादा है, और जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो टाइम दे नहीं पाती हैं। तो समर कैंप्स में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि करिकुलम या एकेडमिक से हट के, किताबों से हट के बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के ऊपर भी हम वर्किंग कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्रोडक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल उसमें हम स्विमिंग सिखा सकते हैं बच्चे को, डिजिटल जो है कोर्सेज करा सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा बच्चों को बेकिंग सिखा सकते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं, लॉन्ड्री सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि प्रोडक्टिव हैं और उनको घर के अंदर हेल्प कर सकते हैं। सर हमें 5 पॉइंटर्स बता दें ऐसे जो हमें रूटीन को मदर्स फॉलो कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी छुट्टियां बोरिंग भी ना हो। यस, सबसे पहले तो काम करें, मेरी इल्तिजा है उन तमाम माओं से जिनके स्पेशली बेटे हैं, कि प्लीज़ उनको घर में इंडिपेंडेंट करें। बच्चियां तो सीख जाती हैं माओं को देख के, घर में टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही होती हैं, बट बेटों को भी इतनी आदत डालें, यही वो टाइम है, वो एक मोनोटनस और हेक्टिक रूटीन से हट के घर पे अब टाइम आपके साथ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और ये रिजुविनेशन का टाइम है, उनकी एनर्जी को रीएक्सप्लोर करने का टाइम है, ट्रेन करने का टाइम है कि वो पानी का ग्लास खुद भर के पिएँ, अपनी मील खुद प्रिपेयर करें, अपने लिए शरबत का ग्लास खुद बनाएं, अपनी लॉन्ड्री को फोल्ड करें। अब तो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, लॉन्ड्री करना सिखाएं बच्चों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम है कि उसको घर में जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हैं उसमें महारत उसको बच्चे को दिलवाए, और इसके लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ वक्त दरकार है आपको और हिम्मत के छोटे बच्चे के लिए क्या करें? छोटे बच्चे को जो छोटे बच्चे हैं सेम होगा। ये तो आप 3 साल तक के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं ना। लॉन्ड्री फोल्डिंग हो गई, आपका बच्चा अगर दराज खोल के लॉन्ड्री फेंक सकता है तो वो वापस क्यों नहीं रख सकता? ठीक है ना, उसकी स्किल ही है ना, उसकी ग्रिपिंग स्किल्स हैं। तो आप ये बहुत छोटे बच्चे से कर सकते हैं। और हम तो स्कूल्स में EPL सिखाते हैं, जिसमें जग से पानी ग्लास में कैसे डालना है ये हम सिखाते हैं, छुरी कांटा कैसे इस्तेमाल करना है, चम्मच को कैसे इस्तेमाल करना है, नैपकिन से मुंह कैसे साफ करना है। यही वो टाइम है जिसमें मदर्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, उनके पास टाइम होता है करने के लिए। इसके अलावा दूसरी जो मैं एक्टिविटी की बात करूंगी जो कि बहुत प्रोडक्टिव है, वो है गार्डनिंग। गार्डनिंग, प्लांटेशन सिखाएं अपने बच्चे को, उसका फायदा है आपको। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल घर में जो है सूखे धनिए के बीज होते हैं, सब घर में होते हैं, उसको पकड़िए, फ्लो कराना सिखाइए बच्चे को, डिग कराएं, उसमें उसको बो दें, थोड़ा थोड़ा रोज पानी दिलवाएं, और वो तो 3-4 दिन में निकल भी आता है। इससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और पैदा होती है कि बच्चा कहता है कि मैंने खुद किया काम। बच्चे में ओनरशिप पैदा होती है कि मैंने काम होता है जब वो खुद से मैंने खुद किया। वैसे सना ये आपने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटी हर एक के पास अवेलेबल नहीं होती कि हर शख्स के घर में लॉन वाली फैसिलिटी नहीं है। वो लॉन आप एक छोटा सा पॉट ले लो, उसमें मिट्टी डाल लेना, या अगर स्कूल्स ये एक्टिविटी कराएं समर में, स्कूल्स में तो वो समर कैंप है तो स्कूल में तो ये रूटीन में भी होता है काम। ठीक है, हमारे साइंस के टॉपिक्स के अंदर प्लांटेशन लाजमी होती है। इवन हम ईयरली प्लांटेशन वीक्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हर 2 to 3 मंथ्स के बाद। तो ये तो स्कूल में तो देखिए करवा ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है कि बच्चा, एक तो जो सुबह हमारी रूटीन इतनी ख़राब हो जाती है बच्चों की कि 1-2 बजे बच्चे सो के उठते हैं, तो वो जो एनर्जी वाला टाइम होता है ना, वो मॉर्निंग का होता है। जो बच्चा 1 या 2 बजे सो के उठेगा ना, वो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। और आपको लगता है ना कि हाई स्कूल लेवल तक या इस लेवल पर आके कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, जिसकी एक्स्ट्रा मार्क्स हो आपके। देखिए ये आप बात कर रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल की, ठीक है। अपर प्राइमरी लेवल में क्योंकि PTB है, उसके करिकुलम का इतना बर्डन होता है, और गजेटेड हॉलीडेज की वजह से हमारा सिलेबस बहुत डिस्टर्ब होता है। आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, या प्री-O होता है, या O लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए इन एक्टिविटीज़ में स्कूल्स के अंदर तो ये फैसिलिटी थोड़ी कम प्रोवाइड की जाती है, बट बच्चों को ज़रूर, आपको मैं तो कहती हूँ कि रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ अ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि 5 साल से लेके उसकी फर्दर कोई एज लिमिट नहीं है। आप अपने बच्चे को कोडिंग सिखाएं, ठीक है। ये तीसरी एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, एनिमेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 5+ ईयर्स से स्टार्ट होती है, ये हम स्कूल में भी करवा रहे हैं, हमारा करिकुलम का पार्ट है। बट आपने इसको छुट्टियों में मजीद इन्हांस करना है, क्योंकि स्कूल में वो ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक होगा मैक्सिमम। छुट्टियों में आप प्रॉपर कोर्स करा सकते हैं 8 वीक्स का, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे जो है इवनिंग क्लब्स, इवन मॉर्निंग क्लब्स आर अवेलेबल, और कुछ स्कूल्स भी करवा रहे हैं इसको छुट्टियों में, जहाँ पे समर कैंप लगा हुआ है। तो उसमें आपका बच्चा 5 साल की एज से code.org पे कोडिंग स्टार्ट करता है, देन वो स्क्रैच पे मूव करता है,
देन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपर प्राइमरी लेवल की मैं आपसे बात करी थी, उसमें बच्चा फिर HTML और जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करके छोटी छोटी गेम्स डिजाइन कर लेता है। जैसे फ्लैपी बर्ड एक गेम थी, वो एक बहुत माइनर सी कोडिंग से बनी हुई थी, तो वो बच्चा जो 6 और 7 और 8 का है वो आराम से वो कोडिंग सीख सकता है। तो बच्चे को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दें, और टेक्नोलॉजी इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते बीइंग अ पेरेंट, या बच्चे को कन्वीनियंस इशू है, घर से बाहर नहीं भेज सकते इन कोर्सेज के लिए, तो बहुत आसान है। बच्चे को सिंपल जंपर वायर्स, सेल्स, बैटरीज जो होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, और DC मोटर दे दें, और एक YouTube पे वीडियो खोल दें, उसे के पंखा डिज़ाइन करो। बहुत आसान है, मैं भी बना लेती हूँ। हालांकि मेरा टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, बट आई कैन मेक इट। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने कि टाइम जो है वो एक तो बहुत अच्छा स्पेंड होगा, तो उसमें ये नहीं होगा कि आप वक्त अपना ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप एक स्किल सीख रहे हैं जो बाद में आपको IT की तरफ लेकर जाएगी। कुछ टाइम टेबल बनाने के बाद हमारे मुल्क में वैसे भी IT के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं उस तरह से जैसे बाकी ममालिक में हम देखते हैं, और बड़ा स्कोप है इसका। बहुत शुक्रिया आपका सना, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं थोड़ा सा एडवांटेज लूँ इस टॉपिक का, और मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आप हो सके तो बच्चों को कोई एक आधा जिसका इंटरेस्ट है उसको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी सिखा सकते हैं वेकेशन के दौरान। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे साथ हमारी नौजवान रिसर्चर नक्श काजी मौजूद है। बड़ा वो डिफरेंट सा लगा, नौजवान यंग रिसर्चर नक्श काजी मौजूद है। आपको वेलकम करते हैं। आज क्या लेके आए हैं आप हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बात करेंगे बजट पे। कल बजट आने वाला जी। और बजट के आने से लगता है कि बजट अपसेट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बजट आता है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई हो जाती है तो फिर पॉकेट पे बड़ी हैवी पड़ती है, चीज़ें जो है ना, एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बजट सेट तो नहीं होगा, फिर तो मुश्किल होगी। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर बजट आ गया कोई ऐसा वैसा तो फिर तो हो जाएगी मुश्किल। अब बजट जो है वो वैसे तो ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात करते हैं जब बजट होता है, तो बात लगता है कि यही है, लेकिन बजट आपकी पॉलिसीज़ को भी बताता है, और कि आपकी पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ क्या हैं किसी भी गवर्नमेंट की। ठीक है, आज हम क्यों इतनी सख्त बात नहीं करेंगे, हम ज़रा इसको अपने तरीके से ज़रा लाइटर उसमें बात करेंगे कि हम अपने बजट का क्या करें। जो बजट आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन हमने भी उसी में ही मैनेज करना है। भाई बजट आ रहा है, सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना। Exactly. हाँ, तो अब क्या करें? क्या करना चाहिए? उसका अच्छा, पहले तो एक मजे की बात शेयर करती हूँ आपके साथ। बजट जो है ना, वर्ड निकला है बुजेट, यानी फ्रेंच वर्ड है बुजेट, जिसका मतलब स्मॉल बैग। स्मॉल बैग जी, और अब मुझे लगता है वो हमारी सैलरी को जहन में रख के शायद किसी ने। अच्छा, तो हम आज बजट पे बात कर रहे हैं, तो बजट पे हम ये बात करेंगे कि हम उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, जैसा जितना मर्जी भी आपका बजट हो, पहले तो आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि आप कितना कमा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, आपकी सैलरीज या आपका एक्सपेंस, आप जितना कमा रहे हो वो क्या है, जैसे भी, चाहे बिजनेस है या व्हाटएवर, और आप उसमें स्पेंड कितना करें, ये जहन में रखना है। कभी ओवर स्पेंडिंग ना करें। आप प्लान करें कि जी ये इतना बजट अच्छा, इसमें देयर इज़ अ रूल 50-30-20। व्हाट इज़ दैट रूल? 50% आपकी नीड्स को जाना चाहिए, 30% आपकी वांट्स को जाना चाहिए, और 20% सेव होना चाहिए। ठीक है, इस तरह करेंगे तो फिर भी पाकिस्तान में तो 90% आपकी नीड्स को जाता है। हाँ, ये अलमिया है। हम लोग नक्श कोई सैलरी एज्यूम करके उसको बता सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स महीना 50,000 कमा रहा है जी, तो देखिए जो आप 50,000 कमा रहे हैं, आप 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, आप 50-30-20 वाला रूल रखें। ठीक है, आप 50% देखिए नीड्स में आपके क्या क्या आएगा। नीड्स में आपकी यूटिलिटी बिल्स, आपने बिल्स पे करने वो आएंगे, आपकी जो फ़ी पेमेंट्स हैं, आपकी कोई सब्सक्रिप्शंस हैं, आपने कोई लोन्स लिए हैं, वो आपकी हर चीज़ वो सब नीड्स में जाता है। जो हम बात बड़ी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रही है कहने में, वांट्स में हम 30 रखेंगे, वो वांट्स से भी बहुत सारी चीज़ें उसमें चली जाती है। जैसे आपने वांट्स में, जैसे इफ यू वांट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू वांट टू ईट आउट, यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप जो है वो अपने लिए कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ मार्केट गए, पसंद आ गई, ले ली, तो वो सारी आपके वांट्स में से निकलेंगी, सेविंग्स में से नहीं निकलेंगी। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा कहते होते थे कि जो बचाया वो कमाया। ठीक है, जहाँ आपने सेव किया है ना वो आपकी पॉकेट में रहेगा। ये बहुत मज़े की बात है, और रूल ये रखना चाहिए कि सेव हमेशा करें। अच्छा, उसमें बात यह है कि इम्पल्सिव बाइंग की तरफ ना जाएं। अक्सर क्या होता है, मार्केट जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट चक्कर लगता है, नहीं लेनी होती चीज़, फिर भी दिल आ जाता है चीज़ पे। exactly. ये लेना लें, अच्छा पता नहीं बाद में होगी नहीं होगी। ग्रोसरी रन के लिए जाते हैं, ऑफ लगा हुआ है। अच्छा, ऑफ पे मुझे ऐसे लगता है कि एक टिप है कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, पहले तो आप कैश लेके जाएं। आपको पता है इतना कैश मैंने खर्चना है, इससे ज़्यादा नहीं।
अक्सर हम कार्ड पेमेंट्स करते हैं ना तो हिसाब ही नहीं रहता, और फिर उधर जब हम क्योंकि खड़े होते हैं और हमें फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता रो में, तो हम पे भी कर देते हैं, ठीक है, तो उससे भी अपसेट हो जाता है। क्या करें, कैश लेके जाएं। दूसरी बात ये डिस्काउंट्स जो है ना थ्रू आउट द ईयर लगते हैं। थ्रू आउट द ईयर आप अगर देखेंगे, वैलेंटाइंस डे हो, आपका न्यू ईयर्स हो, ईद्स हो, आपकी हर किस्म की फेस्टिविटी पे हर मंथ में मुझे तो लगता है डिस्काउंट्स लगते हैं। डिस्काउंट्स पे बाय करें, ऑफ प्राइसेस पे बाय करें, एंड ऑफ सीजन सेल्स पे बाय करें, क्योंकि ये आप ही को फ़ायदा देगा। सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाएं, ऐसी चीज़ें लें जो आपके फैशन में आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे, ठीक है। ब्लैक, वाइट, न्यूट्रल्स, ये हर किसी के साथ, हमारे ब्लैक दुपट्टे हर किसी के साथ चलेंगे, शर्ट्स और ट्राउजर्स सबके साथ चलती हैं, तो वो न्यूट्रल्स में अगर बाय करेंगे तो सस्टेनेबल फैशन में बाय करेंगे, दैट इज़ अ गुड आइडिया, ठीक है। उसमें फिर हम जीन्स भी हो सकती है, जीन्स बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल कलर में लेंगे तो वो अच्छा। एक और छोटी सी टिप है, मुझे ऐसा लगता है कि इट वर्क्स, आप इसमें बता सकते हैं कि इट वर्क्स और वोंट, मेरे लिए काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले दिल करता है कि कुछ जो ना खाया जाए, ठीक है, क्योंकि बात है ना, इतनी अट्रैक्शन नहीं। देखें, घर से खा के जाएंगे तो आप वही करेंगे जो आप करने गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, ग्रोसरी करने गए हैं। बट मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। शॉपिंग में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज ये होती है कि वहाँ बैठकर कोई पसंद की चीज खाएंगे। आपको पता होता है कि आप हैंग आउट करने आए हैं ना, ये भी एक हैंग आउट ही है, तो खाना भी खाना है आपने वहाँ बैठकर। नहीं वो ठीक है। और आपने क्या ना, आपके बाबा कहते होते हैं, मेरे हस्बैंड एक बात कहते हैं मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि हम हर चीज पर इतना पैसा लगाते हैं हम नहीं सोचते, लेकिन खाने पे लगाते हैं हम क्यों सोचते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है। खाने पे लगाते हुए हम क्यों सोचते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, जब हम ना बहुत इम्पल्सिव जैसे बाइंग होती है, उसी तरह जब वी ईट आउट ना, अच्छा दोस्तों के साथ प्लान बन गया, रैंडम प्लान, बजट अपसेट होता है, क्योंकि जब जा रहे हैं तो फिर स्पेंड तो करेंगे। फिर इसी तरह मैंने ये बात इसलिए की थी क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, अब आप कपड़े लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको भूख लग गई है, वहाँ पे दाएं बाएं जो आपको नजर आ रहा होगा आप कहेंगे ले लेते हैं। ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो सोचेंगे नहीं पहले खा लेते हैं, भूख लग रही है, फिर खा के ना फिर दिल नहीं करता ग्रोसरी, अच्छा कल कर लेंगे, ठीक है, तो वो हम ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस हवाले से। ये नक्शे बात ठीक है आपकी, ग्रोसरी के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आप वाकई घर से खाना खा के चले जाए ना, फिर आप जरूरी जो चीजें वही लेते हैं। अगर आपको भूख लगी हुई है तो फिर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पे भी नजरें जा रही होती हैं और आप उठाते रहते हैं। और आपको पता है इसीलिए ये भी खा सकता हूँ, ये भी खा सकता हूँ, ये बिल बोर्ड्स बैनर्स इसीलिए तो लगे होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। उस वक्त जब मॉल्स वगैरह में भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बोर्ड्स और होर्डिंग्स इसीलिए तो लगे होते हैं कि जब आपको भूख लगी होती है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आप मोबाइल पकड़े तो इतने मजे मजे के खाने सामने आते हैं, क्या रील्स आती हैं, ऐसी है। मतलब अब तो मोबाइल ना हमारी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बताएं ना, ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज्यादा तो आजकल जो मसला है ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहे हैं आपके पार्सल्स, ये आ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में ये है कि रात को सोते हुए फोन को ऑफ करके सोया करें क्योंकि आप रात को जो है ना, ज्यादातर लोग जो है ना ब्राउजिंग करते हैं जब, तो डिफरेंट चीज़ों को, क्योंकि टाइम बहुत होता है ना, दुनिया की हसल बसल से आप एक साइड पे बैठे हैं और आपको कोई तंग नहीं कर रहा, आपके बच्चे आपको तंग नहीं कर रहे, आप आराम से बैठ के स्क्रोलिंग कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं सेल्स देख रहे हैं। मैं बताऊं ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। दिल का 50% ऑफ, ओके अच्छा चलो मैं कर ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, one more to the cart, one more to the cart। यही बात है, ये बात है। ऑनलाइन शॉपिंग को ना थोड़ा सा महदूद करना चाहिए कि नहीं भाई ये नहीं, अब नहीं, या ये टाइम नहीं, या फिर पेजेस अनफॉलो कर दे, पेजेस सामने ना, अगर बहुत तंग कर रहा है ना अनफॉलो ही कर दे, मेरा तो ख्याल है। आजकल तो फेसबुक पे बहुत चला हुआ है, लाइव आकर वो शॉपिंग करवा रहे होते हैं लोग, कपड़े हो जाता है ना लोगों को फिर कि ये दूसरे ने लिया हुआ है तो हमने क्यों नहीं लिया। बहुत जबरदस्त नक्श, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के बड़े एजाज की। तो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इसरार काकड़ ने तारीख रकम कर दी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर मुंतखब हो गए। इसरार काकड़ का ताल्लुक किला अब्दुल्ला के एक पसमानदा गांव से है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ है। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर बनने वाले इसरार काकड़ पहले बलोच और तीसरे पाकिस्तानी है। इससे पहले 1977 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर बनने वाली पहली पाकिस्तानी खातून और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी। उनके बाद सानिया APS में जख्मी होने वाले अहमद नवाज भी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर रह चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौ मुंतखब सदर इसरार काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। इसरार, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनने पर। ना सिर्फ आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ये बड़ी फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए,
मेरी पूरी फैमिली के लिए। और मैं तो बड़ा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी फैमिली बड़ी खुश है। पर इसके साथ साथ आई थिंक कि पूरा ही बलूचिस्तान के लोग इस बात पे इस वक्त फ़ख्र कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का एक नौजवान यहाँ तक पहुँचा है और आगे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये इंशाल्लाह बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसरार, ये बताइएगा कैसे मुमकिन हुआ, ये अपना जर्नी बताइएगा। देखिए, फॉर स्टार्टर्स मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गुलिस्तान किलाबदा, जो मेरा गाँव है पाक अफगान बॉर्डर पे। वहाँ पे टाट स्कूल से ही मैं पढ़ा हूँ और टाट स्कूल से ही मेरी पेरेंट्स और मेरे जो सिबलिंग्स है उन्हीं की मेहनत और सपोर्ट के साथ स्कॉलरशिप्स लेके मैं बोर्डिंग स्कूल गया हूँ एबटाबाद। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पे मैंने इंटर किया। साथ ही आई वाज लकी इनफ टू गेट अ स्कॉलरशिप टू गो टू द यूएस फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। साथ ही फिर आफ्टर दैट मैंने अपनी अंडरग्रेड की LLB ऑनर्स स्कॉटलैंड में और फिर बार एट लॉ किया लिंकन्स इन से फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। और फिर मैंने PhD की ऑक्सफोर्ड में। तो इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन यहाँ की जर्नी ये एक दिन की जर्नी नहीं है, ये सालों का मेहनत है। मैं पिछले 3 साल से इन्वॉल्व हूँ मुख्तलिफ पोजीशंस में। तो काफ़ी सियासत के बाद, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट के बाद और मोबिलाइजेशन के बाद आज मैं ये इलेक्शन जीता हूँ। इस इलेक्शन में भी मेरे मुखालिफिन यहाँ की एक इस्टेब्लिश्ड अरिस्टोक्रेटिक क्लास की थी, मतलब 3 जनरेशंस ऑफ देयर फैमिली वेंट टू ऑक्सफोर्ड। जिस दिन इलेक्शन हो रहे तो उनके पेरेंट्स भी वोट करने आए, ग्रैंड पेरेंट्स भी वोट करने आए और वो करंट वाइस प्रेसिडेंट थी ऑक्सफोर्ड यूनियन की। तो इंशाअल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ एक मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री 617 वोटों से। अच्छा, आपने स्टार्ट में कहा इसरार के आप टाट वाले स्कूल से पढ़े हैं, तो फिर तो आपने बहुत सारे लोगों को जवाब दे दिया जो कहते हैं कि हमारी स्कूल की बेस अच्छी नहीं थी इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। एक तो उन लोगों के लिए ये रिप्लाई है कि आप कर सकते हैं अगर आप में खुद कुछ करने की लगन हो। दूसरा ये बताएं कि सदर के तौर पर, यूनियन सदर जो आप बने हैं, इसके तौर पर आपकी चैलेंजेस क्या हैं और आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? जी सॉरी, इससे पहले कि ये सवाल का मैं जवाब दूं, एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी सिटीज़न हूँ बलूचिस्तान पाकिस्तान का। इस तरह हज़ारों नौजवान है जिनके पास विद राइट अपॉर्चुनिटी वो और भी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, मेहनत और लगन के साथ वो इससे भी बड़ी कामयाबियाँ अचीव कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ देखिए, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ प्रेसिडेंट, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो ऑक्सफोर्ड यूनियन की चलाने का पूरा सिलसिला वो मेरे हाथों में होता है। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, उनको जो नहीं पता, ऑक्सफोर्ड यूनियन दुनिया की सबसे एक तारीखी और अजीम डिबेटिंग सोसाइटी है, 1823 में बनी है और एक ही चीज़ को फ़रोग देने के लिए बनी है, फ्री स्पीच, आज़ाद ख्याल को फ़रोग देने के लिए। और यहाँ पे 1823 से लेके आज तक यहाँ पे हर वो बड़ी शख्सियत आई हुई है जो दुनिया की सतह पर उनका एक नाम हो। इसमें आप आइंस्टाइन से लेके स्टीफन हॉकिंग से लेके रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिंटन, दलाई लामा और फिर बरतानिया की क्वीन, तो सारे ऑक्सफोर्ड यूनियन आते रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसी को आगे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जी, मेरी जिम्मेदारियां यही होगी कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनियन ये प्लेटफॉर्म इस तरह मैं यूटिलाइज करूं कि दुनिया के लेवल की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन पे मैं लोगों को बुला सकूं और इस तरह डिस्कशंस में एंगेज करूं कि लोगों को फ़ायदा उससे हो। साथ में चैलेंजेस ये भी है कि मैं सो आई कैन बेनिफिट समवन, चाहे वो पाकिस्तान के इश्यूज़ पर हो, चाहे वो फ़लस्तीन के इश्यूज़ पर हो, चाहे वो दूसरी तरह बैनुल अक़वामी इश्यूज़ पर हो, कि मैं उनको एक अच्छी तरह से डिलीवर कर सकूं विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी चैलेंजेस। क्योंकि अंदर की सियासत बहुत होती है, जिस तरह ख़ास तौर पे एक ब्रिटिश उसमें रह के देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, हमेशा बहुत मुखालिफिन होते हैं। इफ समवन कम्स फ्रॉम अ नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड सच एज मी, सो मेकिंग श्योर कि मैं इसको एक सर्वाइव कर सकूँ इस टर्म को। एट द एंड ऑफ द डे एक सियासी पोजीशन है जो मैंने यहाँ पे हासिल किया है, उसका मतलब यही है कि मेरे फिर मुखालिफिन भी बहुत है जिनके खिलाफ मैं जीता हूँ। बिल्कुल इसरार, हमने ये सुना है कि आप माशाल्लाह से 13 बहन भाई हैं और आप सबसे छोटे हैं, तो अपने बड़े बहन भाइयों के बारे में बताइएगा, वो क्या करते हैं?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम 13 बहन भाई है, मेरे 8 बहनें और 5 हम भाई। तो मैं और मेरे पहले जो मेरे भाई थे, वी आर द फर्स्ट जनरेशन जो स्कूल गए, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी गए हैं। मुझसे पहले मेरे भाई जो थे वो पाकिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के पहले रोड स्कॉलर रहे हैं, रफ़ीउल्लाह काकड़। तो वो अभी भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड। आप रफ़ीउल्लाह के भाई हैं? जी जी, आई नो हिम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी रावियन हूँ। अच्छा, जबरदस्त। तो हम सारे फिर रावियन ही हुए आज। जी जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा इसरार, हमें ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, और जो नौजवान आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे जो आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं? जी, मेरी देखिए फ्यूचर प्लान्स, अभी मेरी पीएचडी चल रही है इंशाल्लाह लॉ में ही। उसके ख़त्म करने के बाद मेरा इरादा है प्रैक्टिस का, और इंशाल्लाह मेरा इरादा भी है वापस पाकिस्तान भी जाने का। और पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है जस्टिस पे काम करने पर, लॉ एंड ऑर्डर में काम करने के लिए बड़ा स्कोप है। तो दैट्स द डायरेक्शन आई वांट टू गो। इन टर्म्स ऑफ माय मैसेज, देखिए काफ़ी लोगों के काफ़ी ख्वाहिशात होते हैं। 2 चीज़ें चाहिए अपनी एक मकाम तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले मेहनत बड़ी ज़रूरी है, हार्ड वर्क, पुटिंग ऑल द एफर्ट्स इन। सेकेंडली, फाइंड अ गुड मेंटोर जो आपको गाइड कर सके कि अच्छा रास्ता और वक्त कम है, जाते जाते अगर कोई टिप हमारे नौजवानों को देना चाहे जो यही रास्ता फॉलो करना चाहते हैं। आपके पास तो बड़े भाई की गाइडेंस थी, वो खुद रोड स्कॉलर रहे हैं, तो बाकी लोग किस तरह से यहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए हम 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं। काफ़ी अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है और नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो ऑनलाइन, ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़। तो एक जो चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान एक प्रोग्राम हम लोगों ने एक इनिशिएटिव ली है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में ही, जो ऑक्सफोर्ड में ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड, नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, एक गरीब तबके से आ रहे हो, उनके लिए स्पेशलाइज्ड स्कॉलरशिप से जो बिल्कुल चेक करे, और फ्यूचर में अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं काफ़ी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली चेक इट आउट, देयर इज इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल आउट देयर। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। यकीनन आप जैसे लोग पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और बड़ी उम्मीदें हैं। आप जब हम इस तरह से यहाँ शहरवानों बात करते हैं जो इस लेवल पर जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये खुशी होती है कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है जी। इतना खूबसूरत है मेरा पाकिस्तान। खूबसूरती की बात करें तो पाकिस्तान की खूबसूरती किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज हम आपको सैर करवाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के वादी हुंजा में वाक़या किलाए बल्तित की। आज से लगभग 800 साल पहले वादी हुंजा के हुक्मरान शहजादा अयाशुसानी की शादी बल्तिस्तान के हुक्मरान राजा अब्दाल की बेटी शाह खातून से हुई थी, और राजा अब्दाल ने ये किला अपनी बेटी को जहेज़ में बनवा कर दिया था। क्या बात है। तो किला बल्तित करीमाबाद में वाक़या है, जो कभी रियासत हुंजा का दारुल हुकूमत हुआ करता था। 1945 में ये किला हुंजा के अमीर के ज़ेर इस्तेमाल भी रहा। 1990 में हुंजा के आखिरी हुक्मरान के बेटे ने किले को बाकायदा तौर पर बल्तित हेरिटेज फर्स्ट के हवाले से करवाया था, और इसके साथ इसके बाद बहाली का काम भी शुरू हुआ, जो 6 करोड़ रुपए की लागत से 1996 में मुकम्मल हुआ। 2004 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इसको बहाली के बेहतरीन अवार्ड से नवाजा, और तिब्बती तर्ज तामीर पर कायम होने वाला ये किला 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। पहली मंजिल चारों तरफ से खुली हुई है, दूसरी मंजिल में एक मेहमान खाना है और शाही दरबार मौजूद है, जहाँ पर हुंजा के हुक्मरान दरबार लगाया करते थे। ये विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं। और जबकि तीसरी मंजिल का जब हम जिक्र करें तो वो यहाँ पर हुक्मरानों के रिहायशी कमरे बने हुए थे, और किले में लकड़ी की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, दरीचे हैं, बरामदों के सतून, गैलरियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं जिन पर उभरे हुए लकड़ी के नक्शो निगार हुक्मरानों के ज़ौक़ और ममारों के फ़न का मुँह बोलता सबूत है। किले के 62 दरवाजे हैं जी, और 53 कमरे हैं। एक कमरा ऐसा भी है जहाँ से वादी हुंजा के दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं, जबकि सामने ही दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक राका पोशी भी नजर आती है। तो जब 14वीं की रात जो होती है, 14वीं का चांद जब होता है बिल्कुल, तो राका पोशी की बर्फ पोश चोटियाँ और पहाड़ी जो है वो ये चमकती है, वादियाँ चमकती हैं,
जो कि अजीब सहरंगेज समा बनाती हैं वहाँ पर, और ये मंजर जो है मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए भी काबिल दीद होता है और बड़े दूर दराज जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं स्पेशली इन मनाजिर को देखने। और इसकी लोकेशन अजीम बहुत खूबसूरत है, जैसे जो दूर से इसका ड्रोन से इसका व्यू दिखाया गया वो बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि अब हमारे इस सेगमेंट में कोई ऐसी चीज हम बता रहे हैं जो मैं देख के आया वरना हमारी हर जगह जो है वो थिंग्स टू डू की लिस्ट में आ जाती है, प्लेस टू विजिट, हमने जाना है, यहाँ पे जाना है। लेकिन आई हैव बीन देयर, ब्यूटीफुल प्लेस। क्या सजेस्ट करेंगे आप? मॉस्को, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हुंजा, स्कर्दू, देखने वाली जगह जी, बहुत खूबसूरत। और मैं एक कन्फेशन कह लें ये भी करूंगा यहाँ पे कि इससे पहले हम लोग नॉर्दर्न साइड मरी नथिया गली या बाकी गलियात का जब जिक्र करते हैं तो मुझे लगता था ये माउंटेन्स हैं, एक्चुअली वो हिल्स हैं। और माउंटेन्स तो यहाँ पे नजर आती हैं आपको, जब आप यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स एक पूरी रेंज नजर आती है। हिल्स में और माउंटेन्स में क्या फर्क है? मतलब माउंटेन तो एक पहाड़ है ना प्रॉपर, हमें लगता है शायद ये पहाड़ है मरी वाले, लेकिन ये पहाड़ नहीं है। मरी वाले पहाड़, इन पहाड़ों के सामने कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक एंटरटेनमेंट है, देखने वाले सस्ती एंटरटेनमेंट है कि आप मरी जा सकते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान की कदर करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान के हीरोज़ और पाकिस्तान की खूबसूरती की बात कर रहे थे, तो वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको एक और हीरो से मिलवाते हैं। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने से महरूम हैं, और दूसरी तरफ इल्म से मोहब्बत करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब और मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का मिशन जारी रखे हुए हैं। हमारी आज के अगली मेहमान भी एक ऐसी इल्म दोस्त खातून है जिन्होंने ज़कात के पैसों से घर में काम करने वाली मुलाजिमा के 3 बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का आगाज़ किया और आज रावलपिंडी में एक स्कूल चला रही हैं जिसमें घरेलू मुलाजमीन के सैकड़ों बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फ्रेज़ा स्कूल सिस्टम की रूह रवा सहरिश सदुज़ई। सहरिश, आपको वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और ये जो आइडिया था कि बच्चों को पढ़ाना है और उसके बाद फिर स्कूल चलाना है, ये कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी तालीम का पूछा तो मैंने जो पाकिस्तान में तो प्राइवेट स्कूल से तालीम ली और फिर मैं जो अपनी बैचलर स्टडी थी उसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं अमेरिका गई और डिपॉय यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में तालीम हासिल की। और हमेशा से ये प्लान था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ माशरे के लिए करना है। और इसी तरह जो एक छोटी सी काविश है फरीज़ा के नाम से, और अब जो है वो हम 3 बच्चों से स्टार्ट मैंने और मेरी मदर ने किया और आज हम मतलब अराउंड 300 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा सहरिश, ये भी बताइएगा फ़रीज़ा स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या आइडिया है, किस तरह से ये आइडिया ऑपरेट होता है, बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है? राइट, जो फ़रीज़ा है वो बेसिकली फ्री एजुकेशन है, तो ना तो माँ बाप को कोई फ़ी देनी पड़ती है स्कूल के अंदर, उनके ऊपर सिर्फ एक ही जो है उनसे तवक्को कि वो बच्चों को सिर्फ पेंसिल और रबड़ जो है वो दे के भेजें, और सारी जो है कोई उनके पास कर इखराजात नहीं आते। और जो हम लोगों ने मेरे दोस्त और मैं मिल के स्कूल चला रहे हैं। कोई हमारे पीछे कोई डोनर एजेंसी नहीं है, बस हम लोग जो है दोस्तें मिल के हम इमदाद इकट्ठा करते हैं और हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं। हम प्रोफेशनली जो हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी में काम करते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मेरी दोस्तें भी मुख्तलिफ करते हैं। ये हम वॉलंटियर बेसिस पे हम लोग एक इस तरह की हमारी छोटी सी काविश है। वेरी नाइस। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि घरेलू मुलाजमीन के बच्चों को आप पढ़ाती हैं, ज़्यादातर वो लोग जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों की स्कूलिंग, तो उनको मनाना स्कूल के लिए जो घरेलू मुलाजमीन है कितना मुश्किल है? ये शुरू में मुश्किल था जब लोगों को पता नहीं था उस वक़्त कि मतलब यहाँ पर स्कूल है, बट जब जैसे जैसे हमारे पास बच्चों की तादाद बढ़ रही और तो माँ बाप को कोई उस तरीके से कोई शक नहीं था हम पे, तो अब आसान है काम। अब तो इतने ज़्यादा हमारे पास एडमिशन्स आते हैं, अभी भी हमारी वेटिंग लिस्ट पे बहुत से एडमिशन्स लिखे हुए हैं जिनको हमें अकोमोडेट करना है। ये ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनके पास बे फॉर्म्स नहीं होते, तो वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा सकते। ये ज़्यादातर इस एरिया में वो माइग्रेंट ख़वातीन हैं जो साउथ पंजाब की साइड से, KP की साइड से आके यहाँ पर घरों में काम करती हैं और उनके जो बच्चों के वालिद हैं वो मज़दूरी करते हैं, तो उनके पास कागजात ना होने की वजह से वो स्कूलों से बाहर थे और प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो इसी तरह फरीज़ा जो है एक तरीके से उनके और गवर्नमेंट स्कूल के दरमियान में एक ब्रिज है। हम उन बच्चों की तालीम जो है गवर्नमेंट स्कूल के लिए एटलीस्ट हम क्लास 4 तक उनकी बेस बना के फिर हम उनको क्लास 6 में जो है गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मिक्स्ड हम लोगों का अपना डिज़ाइन करदा जो है वो सिलेबस है। तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 6 के काबिल हो जाते हैं और एक तरीके से हम आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन का मसला है वो भी रिजॉल्व करें, और ड्रॉप आउट जो रेट है जो कि बच्चे जब 5वीं 6वीं में पहुंच जाते हैं और उनको कुछ आता नहीं है और फिर वो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हम उसको भी एक तरीके से रिजॉल्व करें। अच्छा सरिश, ये बताइएगा कि फरीज़ा स्कूल में सिर्फ 5वीं जमात तक तालीम मिल रही है, और दूसरा ये कि बच्चों जो मुस्तहिक बच्चे हैं उन तक आपकी टीम खुद पहुंचती है या पेरेंट्स खुद कांटेक्ट करते हैं, तरीकाकार क्या है? बेसिकली ना कोठा कलां में जिधर ये फरीज़ा लोकेटेड है उधर तो हम इस कम्युनिटीज़ में अब बहुत ज़्यादा नोन है, जिन कम्युनिटीज़ को हम सर्व करें, मीनिंग जो घरों में औरतें काम करती हैं उनके अंदर हम अब हमारा उन्हें पता है तो अब वो खुद आ जाते हैं। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ढोक मुंशी में एक कैंपस खोला है, और उसके लिए ना मैं भी किसी के माँ बाप के पास गई, और द मोमेंट लोग स्कूल देखते हैं वो अंदर आ जाते हैं। जब उन माँ बाप को पता चला कि हम लोग ना तो कोई बेफॉर्म की हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, ना हम कोई फ़ी ले रहे हैं, और जो बच्चे बाहर थे स्कूलों से उस एरिया के अंदर जो जिनकी उम्रें भी बड़ी थी, अब वो हमारी तरफ जो है इवन ढोक मुंशी में आ रहे हैं, और आप यकीन करें कि 2 हफ्ते में 47 किड्स वहाँ पर हो गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, ये जो मसला है 2.5 करोड़ बच्चों का ये बहुत आसानी से हल हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा सरिश, आप कोई सक्सेस स्टोरी हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? हमारे साथ कोई बच्चा आपको ऐसा मिला हो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मैं जो सबसे पहले ही जो हमारे बच्चे थे उनमें से एक बच्ची है आमना, जिसकी इवन स्टोरी जो है वो लोगों ने देखी है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस बच्ची के पास गई थी तो उसने मुझसे पहले ये सवाल किया। मैंने कहा कि यहाँ स्कूल है, अगर आप पढ़ना चाहें, तो उसने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप फ़ी लेती हैं? मैंने कहा नहीं, हम फ़ी नहीं लेते, आप बस स्कूल आ जाएं। वो इतनी एक्साइटेड हुई कि वो अपने माँ बाप को बताने गई कि ये स्कूल में कह रही हैं कि फ़ी नहीं लेती और स्कूल में पढ़ाएंगी। और उस बच्ची ने, जब वो हमारे पास आई थी, वो तकरीबन 10-11 साल की थी और उसको ABC हार्डली कोई अल्फ़ाबेट्स आते थे। उसने 2 सालों में 3 क्लासेस जो हैं फटाफट आगे की, और आज वो क्लास 8th में पढ़ रही है। सो मतलब मैं थी 25 इयर्स की जब मैंने ये स्टार्ट किया, और अब मैं 33 की हूँ, और वो बच्ची जो है क्लास 8th में है। तो मुझे जो फील होता है कि लाइक, और मैं अब उसे ये कहती हूँ कि तुम्हारी मंजिल इतनी करीब है, सिर्फ तुम्हारे 6 साल और हैं, और इंशाल्लाह तुम आगे जो है कि माशरे की किसी मोज़ज़ जगह पे सर्व कर रही होगी। तो हम अपने बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। हमने इवन इस बार जब मैंने देखा कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने इवन उनके लिए आफ्टरनून ट्यूशन का जो है वो प्रोग्राम किया। मैंने एक टीचर को हायर किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हम बच्चे फरीज़ा में प्ले ग्रुप में आएँ, वो हम उनका हाथ जो है यूनिवर्सिटी तक उनको पहुंचा, और इवन यूनिवर्सिटी के बाद जो फर्स्ट रिकमेंडेशन हमारी हर जगह पर और हर ममालिक में इसी तरह से, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, या वो ममालिक जहाँ पर वाकई बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही किसी वजह से, उनके वहाँ पर लोग मौजूद हों तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा सरिश, हमें ये बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से कोई आपको सपोर्ट मिली, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, गवर्नमेंट के अपने इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसको अच्छी तरीके से रन करना चाहिए, और वो कर भी रही है। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो है। तो गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो उसके साथ जो वो कर रही है, हमें कभी उस तरह सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट उस तरीके से मिलनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को बस ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने चाहिए, ओपन करने चाहिए, और जो उनका थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं जिनकी वजह से ये बच्चे घर से बाहर है, मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो मैंडेटरी उनके लिए कर दें कि बेफॉर्म क्लास 5th ऑनवर्ड्स वो उनसे लें। पहले उनसे बेफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स ना हो, ताकि ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ लेके आया जा सके। और फरीज़ा के पीछे ना तो कोई डोनर एजेंसीज़ हैं, ना कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज़
हैं, और ये बस कुछ 4-5 दोस्त हैं जिनकी वजह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग हम कोशिश जो हमारी जारी है कि हमारे से और बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं ये बताऊं कि अगर फरीज़ा जैसे इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इतने और भी इनिशिएटिव्स हैं जिनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा गिविंग है और वो ही इस तरह के इनिशिएटिव्स के अंदर आगे आती है। और अगर हमारे साथ और दूसरे इनिशिएटिव्स के साथ पाकिस्तानी अवाम जुड़ी रहे तो हम बहुत से मसाइल का हल कर सकते हैं। और सरिश, ये भी कि एक बड़ी नेक काविश है आपकी, कोई लोग जो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपके इस कॉज को सपोर्ट करना चाहें, तो क्या तरीक़ाकार है? फरीज़ा का फेसबुक पेज है। इवन अगर आप गूगल पे फरीज़ा स्कूल लिखेंगे तो हमारा गूगल पेज है। आप उस जो फेसबुक पेज के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी जो पहले एक वीडियो आई थी उसके बाद 10-15 लोगों ने कांटेक्ट किया, इवन एक तो फरीज़ा विज़िट करने आए। अब ये एक बात है कि अब फरीज़ा को मतलब एक थोड़ी सी लाइमलाइट के आने की वजह से अब लोग फ़ख्र महसूस करते हैं जब मैं फरीज़ा बुलाती हूँ, वरना मैं ये काम 8 साल से कर रही हूँ और मुझे लाइक एक मतलब हम लोग तो वैसे ही पढ़ाने के मेरा तो मिशन सिर्फ पढ़ाना था, लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर एक तरीके से जो मीडिया अटेंशन है उसकी वजह से अब लाइक अगर मैं फरीज़ा में लोगों को बुलाऊँ तो एक तरह से फ़ख्र महसूस करते हैं। और अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लाइक करके वो मैसेज कर सकता है या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ज़बरदस्त सरिश, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत अच्छा काम करिए, मज़ीद करें और आगे बढ़ें, मज़ीद बच्चों को तालीम दें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप पाकिस्तान की हीरो हैं, हमें ऐसे हीरोज़ की बहुत ज़रूरत है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलुओं की। तो गुज़श्ता सेगमेंट में हमने क़याम पाकिस्तान में सूफ़ीज़म की तालीमात पर बात की थी और जाना था कि बरसगीर पाक हिंद में सूफ़िया कराम ने अपने किरदार और तालीमात से किस तरह इस्लाम की तबलीग की। मगर इस टॉपिक से मुतालिक सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मुतादिद एतराज़ात और सवालात उठाए। आज लोगों की तनकीद, सवालात और एतराज़ात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिसर्च स्कॉलर फ़हद अली काज़मी साहब। तो काज़मी साहब, क्या जवाब देंगे फिर आप लोगों को जो तनकीद कर रहे हैं, एतराज़ात कर रहे हैं? थैंक्स अ लॉट जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछला हमारा इसके ऊपर डायलॉग हुआ लोगों ने बहुत पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इकबाल के वो अशार याद आ रहे थे। अल्लामा साहब फरमाते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वाह वाह वाह। कुदसियुल असल है, रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला ए बेबाक मेरा। क्या कहने, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेगमेंट के ज़रिए अता की कि यहाँ से हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम की, अहले बैत कराम की और ख़ास तौर पे इस वक्त औलिया अल्लाह की शानों को प्रेजेंट कर रहे हैं और दिफा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया के ऊपर जो सवालात उठाए गए और जो ये आवाज़ बुलंद हुई कि जी बाबे ते शाही कोई नहीं जी। अब ये जुमला बजाते खुद बड़ा ही आमियाना है और ये कोई स्कॉलरली जुमला नहीं है। और बहुत अरसे से ये क्योंकि आवाज़ बुलंद थी और लोग ये समझ रहे थे शायद कि ये बड़ी सीरियस आवाज़ है, इसके पीछे शायद कोई बहुत ही बड़ा कोई आर्गूमेंट है। मगर इस आवाज़ के पीछे 2 ही आर्गूमेंट्स हैं। इनका जो मुकदमा है वो सिर्फ 2 नकाती है, वो बाकी सब फैलाव है, बाकी सब वो रबिशी है। तो वो जो 2 उनके बुनियादी एतराज़ात हैं, मैं आज उनमें से एक को ख़ास तौर पे एड्रेस करूँगा, लेकिन एतराज़ात उनके सुन लें पहले। अब वो ये कहते हैं कि सूफिया से मंसूब किताबों में गुस्ताखाना इबारात हैं जिसकी वजह से हम इन सूफिया को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही। तो एक एतराज़ उनका ये है और वो इसके आगे कहानी बुनते हैं। और दूसरा एतराज़ उनका ये है कि इन सूफिया के पास ऐसी ऐसी करामात और ऐसे ऐसे मिरेकल्स थे जो हिस्ट्री में हमें अंबिया से, सहाबा से या अहले बैत से भी मिलते नज़र नहीं आते। अच्छा, मतलब ये उनका दूसरा एतराज़ है कि जो मिरेकल स्टोरीज हैं जो इन हस्तियों के साथ कनेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा है और क्योंकि उनके पास नहीं है तो इनके पास कैसे हैं। तो ये एक आर्गूमेंट है। मैं इस आर्गूमेंट को तो अगले प्रोग्राम के अंदर एड्रेस करूंगा कि करामत होती क्या है, मोजज़े और करामत में क्या फ़र्क है, सूफिया करामत के बारे में क्या कहते हैं और क्या वाकई ऐसा है जो ये एतराज़ करते हैं। तो ये एक अलहदा हम सेगमेंट इसके ऊपर करेंगे, करामात के ऊपर वो हम करेंगे। अब हम बात करते हैं गुस्ताखाना इबारात के ऊपर। देखें, बात ये है,
दुनिया में किसी भी किताब में कोई इबारत लिख दी जाए और किताब हो 1000 साल पुरानी, तो मैं आज का रीडर हूं, तो मैं जैसी किताब खोलूंगा तो क्या मैं फौरी तौर पे ये कह दूंगा कि ये इस ऑथर की ये स्टेटमेंट है? ये मुहक्किकाना बात नहीं है, सही, ये तहकीक की बात नहीं है। अगर आप वाकई मुहक्किक होते, आप सैनिटरी वर्कर ना होते, आप वाकई रिसर्चर होते, तो आपके सामने जो टेक्स्ट आएगा आप टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। अब मैं टेक्स्ट के एनालिसिस से भी पहले एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। कहीं पर कोई जुर्म हुआ, क्राइम सीन जब होता है तो एक आदमी आपने पकड़ लिया, जी यहाँ पे मर्डर हुआ था, इस मुल्जिम वहां पे खड़ा था और ये लगता है कि इसने कत्ल किया है जी। तो अब क्या होगा? एक पूरा प्रोसेस शुरू होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक प्रोसिक्यूशन होगी, अदालत के अंदर केस जाएगा और फिर डिफेंस भी होगा। सही। आप दिफा का हक भी उस मुल्जिम को देते हैं, भाई तुमने वाकई कत्ल किया है। जी जी। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी एविडेंस की, उसके बाद कहीं जाके जज जो है फैसला करता है। अब यहां पे क्या हुआ? आपने एक इबारत देखी, उस इबारत के ऊपर इन्वेस्टिगेटर भी आप ही खुद, प्रोसिक्यूटर भी खुद आप ही, और उसके बाद डिफेंस आपने दिया कोई नहीं, और आपने जजमेंट भी पास की। जजमेंट सिर्फ इबारत पे पास नहीं की आपने, आप इबारत पे पास करते, हम आपके साथ होते कि ये इबारत गुस्ताखाना है। आपने कहा कि ये जुर्म कमिट हो चुका है, ये ख्वाजा साहब ने कह दिया है, ये अली हजवेरी ने कह दिया है, और यहां पे आप नहीं रुके। आपने कहा अली हजवेरी को रिस्पेक्ट करने वाले, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को रिस्पेक्ट करने वाले, उन सारों का भी यही अकीदा है। और ये गुस्ताखाना इबारत की वजह से ये सब गुस्ताख हैं, ये रांदा दरगाह है। आपने तो ये भी कहा कि ये दीन के गद्दार हैं, आपने तो ट्रीजन लगा दी हमारे ऊपर। तो अब यहां पर जरा रुकें, एनालिसिस करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बायोग्राफी हमारे पास मौजूद है। एक इबारत आपके सामने आती है, इबारत गुस्ताखाना हो सकती है, 99 दूसरी इबारात उसी किताब में मौजूद है, जिसमें तौहीद की बात है, जिसमें खत्म नबूवत की बात है, जिसमें अहले बैत से मोहब्बत की बात है, जिसमें सहाबा की पैरवी की बात है। जब आपने फैसला देना था तो कम से कम इतनी तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कर लेते कि 98% बातें वो हैं, एक बात ये है, लगता ये है कि ये किसी ने बाद में घुसाई है ये इबारत। सही। ये इन साहब के कैरेक्टर से मैच नहीं करती। यहाँ एक सवाल है काज़मी साहब। सर, एक तो ये इनिशिएटिव जो इस प्रोग्राम के तवस्सुस है, इससे पहले के जब हम मामला देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि तनकीद करने से ज़्यादा जो डिफेंस है उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो ही इस चीज़ को इनिशियली क्लियर करते, वहीं पे जिम्मेदारी सही नहीं निभाई गई या केस सही तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया गया? अच्छा सवाल, फिर तनकीद का मौका। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, बात ये है, अमली तौर पे ये जितनी इबारात है ये वैसे ही मतरूक है। ये इबारात कभी किसी ने कोट ही नहीं की। अगर ये इबारात, मैं जैसे एक खास इबारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, अगर ये इबारत दुरुस्त होती तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद थे वो भी इस इबारत को दोहराते, बाबा फरीदुद्दीन भी दोहराते, निज़ामुद्दीन औलिया भी दोहराते। इस बड़े सगीर पाको हिंद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत करने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं, वो इस इबारत को दोहराते। अमली तौर पे ये इबारत मुसलमानों की, सूफियों की कलेक्टिव मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही। ना वो इस इबारत को जानते हैं, ना वो इस लिटरेचर को कोई बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। आपने उस इबारत को निकाला और आपने कहा ये है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अमली तौर पे तो ऑलरेडी वो इबारत तर्कशुदा है, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई हदीस का लिटरेचर है, हदीस के लिटरेचर में साहसित्ता है, साहसित्ता के बाहर भी किताबें एग्जिस्ट करती हैं, ज़ईफ हदीसें भी होती हैं, बहुत सी हदीसें हैं जो मौजूआत हैं, फैब्रिकेशंस हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ज़ईफ हदीसें भी एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो मैं पब्लिकली बयान नहीं कर सकता, हमारे टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो मौजूद है, बिल्कुल, लेकिन अमली तौर पे उनका हुक्म मनसूख है, कोई उन्हें फॉलो नहीं करता। सही। तो यही यार्ड स्टिक अपने लेवल पर, यही डिफेंस अपने लेवल पर हमने सूफियों को देना था। अब देखें, आपने क्या मुकदमा बिल्ड किया, आपने कहा जी सूफी जो है वो अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे,
और वो अपने नामों के हवाले से कोई मजहब लेके आए थे। दुनिया में जब भी कोई आइडियोलॉजी किसी ने प्रेजेंट करनी होती है तो अमली तवातर बताता है कि ये किस सोर्स से आ रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेके आए, कुरान अमली तवातर से ट्रांसमिट हो रहा है। हजरत अबू बकर ने किया, हजरत उमर ने किया, हजरत उस्मान ने किया, मौला मुर्तजा ने किया, आइमा अहले बैत ने किया। कुरान ट्रांसमिट हो रहा है। अगर कोई शख्स अपने नाम का नाउजुबिल्लाह कलमा पढ़ाता, फिर वो अमली तवातर से आगे ट्रांसमिट भी तो करता कि तुम भी ये आगे बताना, तुम भी ये आगे बताना, तुम भी ये आगे बताना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर पीर मेर अली शाह गोलडवी तक चिश्तियों की लंबी लाइन है। किसी ने इस इबारत को प्रेजेंट ही नहीं किया कभी, अमली तवातर इसका हुआ ही नहीं है। मतलब आप जेहलम के स्कॉटलैंड यार्ड में खुद ही इन्वेस्टिगेशन करें, खुद ही प्रोसिक्यूशन बने, डिफेंस आप दें नहीं, और आपकी तहकीक का ये लेवल है कि जो इबारत आपके सामने आती है वो चाहे डूबियस ऑथरशिप वाली हो, आप कहते हैं जी इसी ऑथर की है। इससे बड़ी स्टुपिडिटी नहीं हो सकती। काज़मी साहब, एक और जुल्म ये हो रहा है सर कि जिन डूबियस स्टेटमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी जगहों पे बयान की जा रही हैं और वहाँ के ऑफिशियल्स की जानिब से बयान की जा रही है, जहाँ पर फिर जो एक पर्टिकुलर शख्सियत का आप हवाला दे रहे हैं वो बतौर सबूत दिखाते हैं। मेरा ख्याल है और हमारे यहाँ औलिया अल्लाह की गालिब अक्सरियत को मानने वाले लोग इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं, वेस्ट में रिसर्चेस हो रही हैं। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर स्टडीज हैं, स्टडीज, एकेडमिक स्टडीज। होता ही है, मैंने आपके प्रोग्राम में अगले दिन डॉक्टर परवेज हुदबॉय के साथ भी ये बात हो रही थी, जब हम वेस्ट की बात करेंगे ना तो वहां पे आइंस्टाइन की बात करेंगे, उस लेवल की मिसालें, प्लेटो ने ये कहा, आइंस्टाइन ने ये कहा। मजहब की बात करेंगे तो किसी छुपी हुई मस्जिद के चौक में बेचारा एक खानदा सा मौलवी, उसकी स्टेटमेंट ले आएंगे, देखिए जी ये मौलवी साहब ये फरमा रहे थे और ये इस्लाम है। और भाई इस्लाम, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना चाहते हैं और आप वेस्ट से बड़े इंस्पायर्ड हैं तो हुसैन नसर को पढ़ लेते, मार्टिन लिंक्स को पढ़ लेते, शेख अबू बकर जिनका इस्लामी नाम है, आप अलेक्जेंडर नीश को पढ़ लेते, आप एन मैरी शिमल को पढ़ लेते। इतने स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एकेडमिक स्टडीज की हैं, क्रेडिबल स्टडीज। मैं एक दिन लेके आऊंगा वेस्ट ने जो किताबें छापी हैं, क्रिटिकल स्टडीज, वो आप लेके नहीं आते। और सोशल मीडिया के ऊपर डीजी खान के किसी कोने में एक मस्जिद में एक बंदे ने ये करामत अगर बता दी, आपने सोशल मीडिया पे लगा के कहा ये लोग तो यही कहते हैं, ये कह रहे हैं एग्जैक्टली। सब आपकी बात से मैंने जो अहस किया नतीजा वो ये है कि आप रिसर्च करते नहीं हैं, लेकिन आप किसी भी एक शख्स की एक पॉइंट को लेकर उसके खिलाफ हो जाते हैं और ये दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत रवैया है। और मैं किताबों के हवाले से आखिरी बात बता दूं, पुराने वक्तों में हाथ से किताबें लिखी जाती थी। अब एक किताब शेख अली बिन उस्मान अजमेरी ने लिखी, अब किसी ने उसको कॉपी करना है तो एक कातिब आया, कातिब प्रोफेशनल कातिब है वो, उसमें कोई फोटो स्टैट मशीन नहीं है, फोटो कॉपी मशीन नहीं है, वो कातिब ने उसको देख के नकल बनाई। अब उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है वी डोंट नो, उसकी मेमोरी क्या है वी डोंट नो, उसकी लैंग्वेज पे ग्रिप कितनी है वी डोंट नो। उसने एक कॉपी बनाई, एक और स्टूडेंट आया मैंने भी बनानी है कॉपी, यूं कॉपियां बनी और कातिबीन की तरफ से गलतियां होती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज की, लिटरेचर की, इंटेलेक्चुअलिटी की, उस दर्जे की डेप्थ नहीं होती। इसलिए 1000 साल पहले वाली किताबें जो है, और बाय द वे हमारा तो मुकदमा ये है कि कुरान के अलावा कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो एज इट इज अपनी रियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है वेरी ट्रू जो अपनी एग्जैक्ट नेचर के साथ मौजूद हो। और आपके प्रोग्राम में मैंने एक दफा पहले कहा था, मैं अपनी इस आर्गुमेंट को दोबारा दोहरा रहा हूं, आइंस्टाइन की बातें करते हैं और आप ये कहें जी इसको न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन नहीं आते थे। अली अजमेरी हजारों किलोमीटर से आए हैं, इस्लाम को फैला रहे हैं यहाँ पे, और आप उन्हें कहें उन्हें तौहीद का नहीं पता था, उन्हें खत्म नबूवत का नहीं पता था, वो कोई अपना कल्ट लेके आए अली अजमेरी, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे। और मुझे ये भी आप बताएं, ये बोझ आपके ऊपर है कि सूफिया के अलावा किसने इस्लाम को फैलाया है। आप मुगलों को ग्लोरीफाई करते हैं जी, मैं मुगलों का एयर हूं, तो अकबर बादशाह ने इस्लाम फैलाया, वो तो दीन इलाही फैला रहा था यहाँ पे, बिल्कुल, वो तो हिंदुइज्म फैला रहा था। यहाँ पे किसने इस्लाम फैलाया है? औलिया अल्लाह के सिलसिले ने फैलाया है। और अक्सर ये भी सवाल होता है जी अरब वर्ल्ड के अंदर कहाँ थे औलिया अल्लाह? अरब वर्ल्ड के अंदर भी औलिया अल्लाह थे। 1926 से पहले भी हिजाज एग्जिस्ट करता था,
1926 में खास नुक्ता नजर की हुकूमत कायम हुई है, उसका एक अपना नजरिया है, मगर उससे पहले भी 1300 साल की तारीख है। मैं उन औलिया अल्लाह के नाम भी आपको प्रेजेंट कर सकता हूं जो मक्का में और मदीना में, बगदाद में, बसरा में, शाम में, दमिश्क में, काहिरा में मौजूद थे। हु वर अरब्स, वो नॉन अरब्स नहीं थे। एक बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी ये सूफिया सिर्फ इंडो पाक की कहानी है। इंडो पाक की कहानी नहीं है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन। आई कैन कोट नेम्स फ्रॉम हसन अल बसरी टू जुन्नून अल मिस्री, ऑल दीज स्कॉलर्स दे वर अरब्स, वो अरब के अंदर थे। तो ये बात समझ लें कि गुस्ताखाना इबारात से हम मिलाने बिरात करते हैं, उन औलिया अल्लाह का भी ये अकीदा नहीं था। कोई वली ऐसा नहीं है जो अपने नाम का कलमा पढ़ाए। दिस इज अ फैब्रिकेशन एंड दिस फैब्रिकेशन इज रिजेक्टेड। आपका पॉइंट पहुंच गया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दें हमें, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।